पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। हाँ जी, ट्रू सीकर जी। क्या है, आवाज आ रही? जी जी। अच्छा, मैं आया था ये गालिब की स्ट्रीम में भी तकरीबन 3-4 दिन पहले ना। सॉरी सर, आप बड़ी देर से बैठे थे। I'm sorry, मैं आपको लेना नहीं, कोई बात ऑर्डर जी। तो इंतजार तो करना पड़ता है ना जी, फिर आपसे बात करने के लिए इंतजार तो करना पड़ेगा। अच्छा, मैं कहता कि होगा। हाँ, ये तो होगा। तो वो स्ट्राइक भाई जो है वो उस दिन वो गालिबन इमाम अबू हनीफा वाले एक उन्होंने हवाला दिया था उनका। हाँ, स्क्रीन पे करे, हारिस स्क्रीन पे करे, ये वही है वो जो मैंने आपको तो भेजी थी ना तस्वीर। वो ठहर जाए नहीं ठहर नहीं जाए, ये अभी पहले इनको पढ़ा ले, पहले इनको दिखा ले, फिर उसके बाद ठीक है। अगर मैं गलत हुआ तो मैं मान जाऊंगा सर। मेरी बात तो सुन, क्या दिखाऊं मैं, क्या दिखाना? मैं माजरत करने आया हूं यार, अल्लाह के बंदे, मैं माजरत करने आया हूं। अच्छा चल ठीक है, ठीक है। देखा ना, ये आप लोगों का यही मसला है, आप शोर डालना होता है। मैं माजरत करने आया हूं कि वाकई वो इमाम अबू हनीफा का वो जो है उसके ऊपर नहीं है। वो ये कहते थे कि ये क्योंकि मैंने इमाम यूसुफ की किताब है उसको पढ़ा है तो उसके अंदर वही है, लेकिन मुताखरीन के अंदर कुछ लोग हैं, मुताखरीन से बात है जो बहुत बाद में आए इमाम अबू हनीफा के स्कूल के, उनमें कुछ लोग हैं जिन्होंने इसको ठीक कहा। लेकिन बहरहाल इमाम अबू हनीफा का ये राय नहीं थी, उन्होंने ये कहा। एक तो ये बात है, इसके लिए मैं आपसे मदद चाहता हूं। आपने मुझे कॉन्टेक्स्ट दे दूं मैं, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दूं लोगों को। जी प्लीज, अब प्लीज दे दे। आपकी ऑनेस्टी का मैं रिस्पेक्ट करता हूं कि आपने एक्सेप्ट कर ली बात, और ये अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया। कॉन्टेक्स्ट ये है कि सोइक आप भी बता दें कि इनका कॉन्टेक्स्ट क्या था कि मैन्यूमिशन जो है वो कुछ इमाम अबू हनीफा के नजदीक फर्ज हो जाती है अगर किसी गुलाम ने कह दिया। जी नहीं, इमाम अबू हनीफा के नजदीक नहीं होती फर्ज। नहीं, इन्होंने ये कहा, ये समझ रहे थे। हाँ, ये समझ रहे थे। यस, ये समझ रहे थे। तो वो अब इन्होंने कहा कि हाँ भाई ये बात ठीक नहीं है, इमाम अबू हनीफा नहीं समझते थे, अब कहीं और से इन्होंने इमाम अबू यूसुफ की पता नहीं इन्होंने सुनी। अच्छा, लेकिन अब अगला मसला ये है कि उस दिन जिस दिन बात हो रही थी तो उस दिन गालिब साहब ने 3 कम से कम इल्मी खयानतें आप कह लें उनको, या कुछ भी कह लें आप, डिसऑनेस्टी की है। उन्होंने सबसे पहले ये कहा है कि ये जो अशोका के दौर में ये मुकातबत नाम की चीज़ थी और उन्होंने वो ख़त्म कर दिया था, सारा का सारा सिस्टम खत्म कर दिया। ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने इसके ऊपर पूरे हवाले ढूंढे हैं, ठीक है, और मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। अशोका ने जो स्लेव ट्रेड है उसको खत्म किया था, लेकिन कौन सी वाली स्लेव ट्रेड, ठीक है, इसकी डेप्थ वो नहीं गई। असल में अशोका ने सिर्फ आर्यन जो नस्ल के लोग थे उनकी स्लेव ट्रेड को मना किया था, मलीचों को मना नहीं किया था। मलीचों को तो उन्होंने कहा था रगड़ो उसको। तो ये बहुत बड़ी डिसऑनेस्टी है कि एक अपनी कौम का बंदा है उसको वो कह रहे हैं, मतलब अपनी कौम का या आर्यन कौम के बारे में स्पेशल उसके इंस्ट्रक्शन थी कि यार इनकी स्लेव ट्रेड नहीं होगी, ठीक है। तो ये इस पॉइंट के ऊपर मैं चाहता हूं कि अब वो माजरत करें कि यार ये मैंने गलत बयानी किया है। नंबर 1। तो अगर उन्होंने, एक सेकंड, मैं गलत बयानी की बात नहीं, ये तो एक सब हेडिंग है जो हो सकता है उनकी नजर से ना गुजरी हो, तो ये इल्मी खयानत नहीं है। या तो अगर ये साबित आप करते हैं, या एक सेकंड सुन ले, मेरा मुद्दा सुन ले, या तो आप अगर ये साबित करते हैं कि उन्होंने इसकी ये सब हेडिंग को भी ऐसा उसको कहा होगा, भी उनको भी नहीं, हब को उन्होंने ये कहा, और ये एक सब हेडिंग अगर एक सर्टेन बिट उस इंफॉर्मेशन का मिस आउट हो गया तो फेयर एनफ, आई एम श्योर ही वुड एग्री विद दैट एज वेल। इसमें माफी मांगने वाली तो कोई बात ही नहीं है। माफी मैंने नहीं कहा, मैंने कहा उसको इसको दुरुस्त कर ले, यानी इस चीज को दुरुस्त चले। असल में इसकी जद जो है वो इसकी जद इस बात पे पड़ती है कि मेरा उनसे ये डिस्कशन हो रही थी कि मुकातबत पहली दफा कुरान पाक में आई है। वो ये कहते हैं ये यहाँ पे गलत हो गया। अब यहाँ पे बताऊंगा ना जी, मैं भी बताता हूँ, मैं भी आपके सामने दावा कर देता हूँ। बताएं क्योंकि इस पे कि मैं रोमन हिस्ट्री को तो मैं बहुत पढ़ता हूँ। रोमन हिस्ट्री में मैन्यूमिशन जो थी, रोम में आजाद भी किए जाते थे और उनको पूरे आजाद करके उनको फुल सिटीजनशिप के राइट्स दिए जाते थे, और बाद में लेटर जो थे कि जो वो दे कुड इवन होल्ड ऑफिस एज वेल, उनके और जो उनके बच्चे थे, गुलामों के जो बच्चे, वो बादशाह भी बने हुए हैं।
एक रोमन एम्परर भी गुजरा है। तो ये काम रसूल अल्लाह से पहले, इस्लाम से पहले हो चुका था। मैन्यूमिशन के जो कॉन्सेप्ट है, अब साइरस का जो जी आप बोले, आप कंप्लीट कर लें। हाँ, यही मैंने कहना था, साइरस के बारे में भी यही कहा आप जाता है। इसका मुझे आप मुझे बताएं, इसका हिस्ट्री में कहाँ लिखा है, कहाँ मेंशन है ये चीज सर? क्या ये जो आप अभी दावा कर रहे हैं कि वो मैन्यूमिशन होता था और वो बच्चे जो थे वो, क्योंकि जो असल मेरा मुद्दा उनके साथ है ना, वो ये था कि मुकातबत में और इमेंसिपेशन में इसमें एक फ़र्क होता है। वो टेक्निकल फ़र्क ये है कि जो मुकातबत है उसके अंदर नंबर 1 गुलाम खुद कहता है कि आप मुझे आज़ाद करो, यानी वो खुद ये उस अपने मालिक को कहता है कि आप मुझे आज़ाद करो। मालिक ने ये नहीं देखना कि वो मेरे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, मालिक सिर्फ और सिर्फ ये देखेगा कि क्या इसके अंदर खैर है, इसके अंदर खैर मौजूद है। लेकिन इसके ऊपर सुने ना, मेरी बात कंप्लीट करने ना, मुझे अपने मुकातबत वाले केस को, आप मुझे अपने मुकातबत वाले केस को प्रेजेंट करने दें, उसके बाद मुझे आप काट दीजिएगा। वो अबू हनीफा ने खुद ही आपको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया ना। वो बात की बात है, वो बात की बात है। अबू हनीफा बहुत बात की बात है। अभी नहीं, तो बाकी और कौन से, एक सेकंड, स्टोइक और कौन कौन से इमाम है जहां पे ये इसको फर्ज नहीं समझा गया? तो इसमें तो इख्तिलाफ हो गया ना, ये तो आप दावा नहीं कर सकते। इमाम शाफी का भी यही मज़हब है। आप बात मुझे कंप्लीट नहीं करने देंगे तो ये नहीं, मैं आपने मुद्दा गलत रख दिया ना, टाइम बच जाएगा। आपने इसको बेस बना दिया कि ये डन एंड डस्टेड इजमा वाली बात है। इजमा वाली बात ही नहीं है। तो हम आपकी बात प्रेमिस ही गलत हो गई कि मैन्यूमिशन जो है वहां पे हो जाती थी। ओ भाई, मैन्यूमिशन जो है वो गुलामों को आजाद करने की बात है, और गुलाम, ये अक्ल के खिलाफ है ये बात कि कोई गुलाम आजाद ना होना चाहता हो। ये बात अक्ल के खिलाफ है। नहीं, डिबेट नहीं है। नहीं, ये डिबेट है। अभी फिलहाल मुकातबत पे बात हो रही है। असल में देखें, अब मसला ये है, आपका तरीका वारदात ये होता है कि आप 6 महाज इकट्ठे खोलते हैं। आप कहते हैं एक महाज लेफ्ट से, एक राइट से, एक सेंटर से, एक लेफ्ट साइड। आप मुकातबत पे बात करें ना, मैन्यूमिशन के ऊपर ही बात हो रही है। मुबातकत मैन्यूमिशन होती है ना। अच्छा, पहले तो मैं आपके वर्ड से मैं भी ऑब्जेक्ट करूंगा। आपने ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया तरीका वारदात, ये फिर अगर आप इस तरह के लफ्ज हमारे लिए इस्तेमाल करेंगे तो फिर कोई बात नहीं। ये अगर अच्छी डायलॉग चल रहा है तो तरीका गलत चीज नहीं है। वारदात जो है ना, कार्रवाई, वो नेगेटिव कॉनोटेशन है इसकी। हमें भी हम भी बड़े हुए हैं। यार कुछ नहीं होता। कांटे अच्छा, चले आगे उनसे कुछ नहीं होता। कांटे तो खैर मैं आपसे गिला ही किया। लेकिन मैं इस पे एहतजाज तो कर सकता हूँ ना, आपने जो तरीका वारदात की जो बात की। कांटे तो खैर कांटे हैं, उनसे गिला ही किया। फूलों की वारदात से घबरा के पी गया। हाँ, तो फूल ने भी नहीं अच्छा नहीं पढ़ना है ना ये जो इसमें भी। हाँ जी, पढ़ना एक मिनट है जो तुसी सानू शेर सुना के साडे उत्ते जरा रोब नहीं पा सकते। बात ये है, इसमें जो फूलों ने भी जो काम डाला है ना, जो काम गेम जो डाली है, वो भी नेगेटिव कॉनोटेशन ही है। अगर आप शेर की तशरीह करेंगे तो कांटों से तो मुराद ये कि कांटे तो उनका तो काम ही काटना है। सुन ले आप तशरीह सुन ले और तशरीह सुन ले पहले मेरी और होगी आपकी। अच्छा चलो, ये हम फजूल है यार, ये फजूल मसला है यार। इसको मैं मैन्यूमिशन के ऊपर आ रहा हूँ। मैंने आपको ये कहा कि मैन्यूमिशन जो है ये एक नॉन फैक्ट है काफी कल्चर्स में, और मैं आपको रोम का हवाला दे रहा हूँ, रोमन एम्पायर का मैं आपको हवाला दे रहा हूँ कि बेतहाशा उनके रिटर्न जूरिस्प्रूडेंस में ये चीजें लिखी हुई हैं कि आप गुलाम को आजाद करते हैं। गुलाम अपना अगर इजहार करता है, गुलाम अपनी पैसों की सेविंग करके खुद अपने मालिक को पैसे देता है और फिर खरीद भी देता है। और कई लोग पैसे अपनी मर्जी से भी आजाद कर देते थे। खुशी हुई, बच्चा पैदा हुआ तो आजाद कर दिया गुलाम को। ऐसी भी एग्जाम्पलें हैं। लेकिन जो आप ये मुद्दा बयान रखते हैं ना कि हमने कोई बड़ा जबरदस्त कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड थिंकिंग दी थी और जो ट्रांस अटलांटिक स्लेवरी की तरह की बुरी स्लेवरी हो रही थी। हाँ, रोम में बड़ी गंदी गुलामी थी, और गुलामी है क्योंकि काम ही गंदा है। अब बाथरूम से एक्सपेक्टिव काम, वो मानोला की जगह थी बाथरूम में, तो पैना चाहे टाइला वाला बाथरूम बना लो या चाहे सुराख कर दो जमीन से, पैना दे विच गंदी है। तो ये काम, ये इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ बड़ा डर्टी है। लेकिन हमारा मुद्दा ये है कि ये कोई इतनी खास बात नहीं है। वी आर विलिंग टू गिव यू अ डिस्काउंट कि बेशक उस जमाने में और जो गुलामियां हो रही होंगी, आपकी वर्जन ऑफ गुलामी जो होगी इस्लाम की, दैट माइट इवन बी बेटर देन एवरीथिंग, ये भी देने के लिए तैयार है। लेकिन हमारा तो मुद्दा ही नहीं है ये। हमारा तो मुद्दा ये है कि एक एब्सोल्यूट मोरालिटी का कोड आ रहा है ऊपर से, जिसने 14 अरब साल पहले बिग बैंग किया, यूनिवर्स बनाई, उसने दुनिया का कोड भेजा, 1,24,000 अंबिया कराम भेजे, उसको ये चीज नहीं, और आखिरी नबी भी जब भेज दिया तब भी उसने गुलामी को बैन नहीं किया। और आजकल की इंसानियत ने गुलामी को बैन कर दिया।
But this deductive reasoning, नए वर्ड्स आज के लोगों ने सीखे हैं, इंसानियत, जो मॉडर्न इंसानियत है, दे हैव कम अप, इन्होंने इस्लाम की अखलाकियात से ज्यादा बेहतर निजाम दिया। बस ये हमारा मुद्दा है। मैन्यूमिशन में आप इसमें जाएंगे, हम आपको कहते हैं मैन्यूमिशन। जी ट्रू सीकर, मैंने लिंक भेजा प्राइवेट चैट में ब्रिटिश म्यूजियम का, वो आप पढ़ लें, उसमें पर आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पर खोलें। मेरा आप सबसे पहले देखें, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझें। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू स्लेवरी, मैं स्लेवरी को डिफेंड करने के 100% तैयार हूँ, मैं बिल्कुल करता हूँ, ठीक है ना। और जो इस्लामिक स्लेवरी दौर में है ना, मेरे पास उसके दलाइल हैं, वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इस वक्त हमारे पास, आपके पास टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है। वो मैं नेक्स्ट टाइम किस वक्त आपकी स्ट्रीम में आऊँगा और मैं पूरे तरीके से आपको बयान करूँगा। अभी इस वक्त जो मसला था ना, वो ये है, इस्लाम ने मुकातबत का एक कानून, मेरा मुकातबत के ऊपर मेरा प्रीमिसेस या मेरा मुकदमा क्या है, वो ये है, 3 चीज़ें हैं। नंबर 1, गुलाम की तरफ से मुकातबत की कॉल आएगी मालिक को। मालिक सिर्फ ये चीज़ देखेगा कि क्या इसके अंदर कोई खैर पाया जाता है या नहीं। यह वेग सा वर्ड है, इसके ऊपर डेफिनेशन, इस वेग वर्ड की वजह से ये 2 मुख्तलिफ किस्म के इख्तलाफात आपके सामने हैं, लेकिन मैं अभी उनको डिस्कस नहीं करता, मैं आगे चलता हूँ। आगे अल्लाह ताला शुड हैव डन बेटर। हां, नहीं अल्लाह ताला के बेटर नहीं, तो फिर अल्लाह ताला को पूरा निजाम बनाने की क्या जरूरत थी? फिर आप जी एक सेकंड, आपका नाम क्या बना सकता था ना? पूरा भाई एक सेकंड आपने कहा ऊपर इस, यार देखिए मेरी बात को आरएस से मेरी बात, नहीं आपने नहीं आगे नहीं, आपने उछल दे दी ना, आपने उछल दे दी ना यार, उछल दे दी, फिर कहते शोर मचा दे। तो यार ना शोर मचाओ यार। अच्छा यार, आपने कह दिया, मैं एक एक पॉइंट का पॉइंट बाय पॉइंट साथ साथ आपके चलो। आप मेरे ज़हन से आपने बात निकाल दी, आपने कहा कि नहीं उस वर्ड के ऊपर कंफ्यूजन थी, इसलिए मुख्तलिफ आराएं आ गई। तो अल्लाह शुड हैव डन बेटर, आपने उसका जवाब क्या दिया? अल्लाह शुड हैव डन बेटर का, वो अल्लाह फिर पूरा निजाम बनाने की क्या जरूरत थी? ओए हाँ, यही तो हम कह रहे हैं, ये कैसा निजाम बना दिया आपने जो जिसकी फाउंडेशन ही क्लियर नहीं है। ये जिस वक्त आप देखें मेरे पर, जब आपसे रिचर्ड डॉकिंस की किसी किताब के अंदर लिखी हुई तहरीर के ऊपर गुफ्तगू करूंगा टेक्निकल, तो इसका मतलब यह है कि मैं ये मान बैठा हूं कि ये रिचर्ड डॉकिंस ने लिखी है, ठीक है। मैं इस पे पूछूं यार रिचर्ड डॉकिंस कौन था? वो तो कोई बंदा था ही नहीं, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं इस तरह के जो है ना वो फजूल किस्म के आर्गुमेंट, तो मैं कहूंगा यार एग्जिस्ट चलो मैं अभी आपको समझा देता हूं। ना आपका फलसफा गलत हो गया, और फलसफा गलत हो गया ना मेरा यार। आपने दूसरी तरफ लेके जानी है ना। ओ भाई आपने दूसरी तरफ ले जानी है। मैं आपको बताता हूं कि वर्ल्ड व्यू के अंदर बात, इसको मैं ठहर दो, अब आपको पूरी सुनानी पड़ेगी ना, क्योंकि आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट से नहीं क्लियर, आपको पता ही नहीं कि क्या मतलब है। आपने कहा उसको मान के चलते हैं, मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या होता है। इसको फलसफे में कहते हैं सोक्रेटिक अप्रोच, कि आपने ये मुद्दा मान लिया कि उस मुद्दे के अंदर घुस के, उसका मतलब ये नहीं होता कि इसके ऊपर हम ईमान ले आए हैं। ये बात लिखी है रिचर्ड डॉकिंस ने कि एवोल्यूशन कौन कह रहा है? आप कह रहे हो उसको मान के चल रहे हो ना, आप ये कह रहे हो उसको मान के चल रहे हो। हारिस मेरी बात सुनो, मैं मान से मुराद ये है कि आप ऊपर वाले जो स्टेप्स हैं वो क्रॉस करके आ गए हैं, इसका मतलब नहीं आया ना। ओ नहीं, ऐसे नहीं होता। अभी बताता हूं, ऐसे नहीं होता। मैंने आपको एग्जांपल देने लगा, आपने रिचर्ड डॉकिंस की एग्जांपल दी ना। इस तरह बहुत सारे ऐसे किताबें लिखी गई हैं बहुत सारे लोगों की, जिनके ऊपर बाद में चूंकि उसके अंदर सुराख हैं उनकी लिखाइयों के अंदर, इसलिए जिन्होंने लिखी है उनके ऊपर भी शक पैदा हो जाता है। फॉर एग्जांपल हिब्रू बाइबल के ऊपर कहा जाता है कि ये मुख्तलिफ लोगों ने लिखी हुई है फ्रॉम डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम, और उनके जो ऑथर है उनके ऊपर फिर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। रिचर्ड डॉकिंस की एग्जांपल लगे, आपने कहा रिचर्ड डॉकिंस ने कहा जी, रिचर्ड डॉकिंस ने किताब लिखी है, रिचर्ड डॉकिंस ने लिखा है कि एवोल्यूशन का नजरिया ये है। हमने पहला टिक कर दिया कि ये बात रिचर्ड डॉकिंस ने लिखी है। अब हमने उसने नीचे अंदर एक ऐसी बात कर दी है जिसका साइंसी पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं बल्कि रिचर्ड डॉकिंस को छोड़े, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, ज्यादा अच्छी एग्जांपल देता हूं, क्योंकि कुरान के लेवल पे बात करनी है तो पुरानी एंशिएंट की बात हो रही है। पता नहीं कहां से काम निकल गए यार। मैं असल जिस मकसद के लिए आया था वो आप हाँ, तो फिर आप ना इस तरह के आपके फिर क्योंकि प्रेमिसेस गलत होती है तो प्रेमिसेस तो फिर हमें ठीक करना होता है। मैंने आपको ये कहा, चलो आपको अगर समझ आ गई, तो मैंने आपको ये कहा कि अल्लाह ताला ने अगर ये किताब लिखी है और एक ऐसा वर्ड बीच में यूज किया है जिसके डबल मीनिंग है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला की किताब हो गई तो टिक हो गया। ये जो अगला मुद्दा है उससे पहले पॉइंट के ऊपर भी शक पैदा हो सकता है और उसके ऊपर दोबारा से सवाल किया जा सकता है। तो अल्लाह ताला ने, कायनात के बनाने वाले ने, एक ऐसा लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया जिसका डबल मीनिंग है, जिसकी कंफ्यूजन होगी मैन्यूमिशन की। ये बात है। अब मेरी बात सुनो, अब जरा तसल्ली से मेरी बात सुनो। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जिस वक्त आप मुझसे कुरान की किसी आयत के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, आप उसमें पहले एतराज पे नहीं जाएंगे। ये नहीं कहेंगे कि यार उन्होंने ये वाली कैसी किताब बना जो समझ नहीं है। क्यों? उसकी वजह से यार मुझे पीछे जाना पड़ेगा। मैं कहूँगा अच्छा ये अल्लाह की तरफ से नहीं, अब मुझे ये साबित करना पड़ेगा कि अल्लाह की तरफ से। ये ना किया करें। मेरी ये तो ये नहीं ना, नहीं सुने ना, ये बात नहीं मैंने यार, ये की नहीं बात यार, मेरी और बात नहीं आया तो पुट ऑन म्यूट, छोड़ डालते हैं म्यूट शोर एकदम से इसका वॉल्यूम इसका ऊपर हो जाता है, फिर बाद में और मेरे मुंह पे मुझे मिसरिप्रेजेंट कर रहे हो यार आप।
मेरे मुंह, ओ भाई ये तो कहा ही नहीं है कि अल्लाह ने ये क्यों किया। मैंने आपको बताया है कि अल्लाह ने लिखी है, ये आपका सेंट्रल क्लेम है। अल्लाह ने, ये आपके पूरे सेंट्रल क्लेम की हेडिंग है, अल्लाह कायनात का बनाने वाला, उसने एक फाइनल कोड ऑफ कॉन्डक्ट भेज दिया। ओके, अब हम देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है तो अल्लाह ने, इसका मतलब ये नहीं कि मान ले आया, ये माना है कि हाँ ये अल्लाह ने लिखी है किताब, उसे कोड ऑफ कॉन्डक्ट दिया। अब उसने एक ऐसा वर्ड यूज कर दिया जो मुबहम है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ सोचें आ गई हैं। अच्छा, मुख्तलिफ सोचें आ गई तो फिर तो ये पहली जो प्रेमिस है वो गलत होगी कि हाँ अल्लाह ने एक मुख्तलिफ पूरा एक कंप्लीट कोड ऑफ कॉन्डक्ट दे दिया। तो उससे पहले दावे के ऊपर सवाल उठता है। दूसरे स्टेप में जाने का मकसद ही ये है कि पहले दावे को जांचा जाए। इसमें क्या मुश्किल बात है? ये कौन सा फलसफे का असूल है? बताएं किस फलसफी ने ये असूल आपको बताया कि ऐसे नहीं कर सकते? सुने मेरी बात, मैं आपको ये रिचर्ड डॉकन्स की मिसाल आपको दिया है, वो चूंकि जिंदा है और उसमें आप मुझे, मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल और दे देता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि एरिस्टोटल की किताब है पॉलिटिक्स, फॉर एग्जांपल। पॉलिटिक्स के ऊपर मेरी और आपकी गुफ्तगू हो रही है, हम उस पॉलिटिक्स में किसी एक चैप्टर के अंदर जाकर हम किसी लाइन के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। गुफ्तगू करते करते मैं आपसे कहता हूँ, आप मुझे कोई पॉइंट बताते हैं, आपसे कहता हूँ यार बात सुनो, ये जो अरस्तु की किताब ये तो साबित ही नहीं है। ठीक है, मैं आपसे ये कहता हूँ यार अरस्तु ने ये लिखी है, सुनो तो सही ना मेरी बात सुनो। मैं आपसे ये कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार अरस्तु की ये जो किताब है ये तो उससे साबित नहीं है, ये तो बात के आदमी किसी बंदे ने लिखी है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको टेक्निकली जाके सबसे पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि यार ये एरिस्टोटल की किताब। मैं बेवकूफ हूंगा अगर मैं आपसे उस पॉइंट पर बात करते करते ये वाला मुद्दा उठा, ये मुद्दा जरूर उठाएं आप, मैं ये नहीं कहता आप मुद्दा ना उठाएं, ये मुद्दा जरूर उठाएं, लेकिन अगर आपने ये मुद्दा उठाना है ना तो फिर हम उधर जाएंगे, फिर हम इसकी टेक्निकलिटीज पे बात नहीं करेंगे। ये है असल बात जो मैं आपको मैं समझा देता हूं। मैं थोड़ा सा ऐड करूं, ट्रूथ सीकर भाई, मैं थोड़ा सा यानी समझाने के लिए उनको कह दूं, हारिस ने ये हम पता है डिबेट से दूर चले जाएंगे और नहीं आप उनको समझे नहीं। हारिस ने ये नहीं कहा कि ये अल्लाह की किताब नहीं हो सकती। सुनने जरा, हारिस ने ये कहा कि अगर इब्हाम आ रहा है तो अल्लाह मियां कुड हैव डन अ बेटर जॉब, यानी कि अगर अल्लाह की ही किताब, वो तो मान के चल रहे हैं बल्कि अरस्तु की किताब है। नहीं अभी मैं जरा और समझाता हूँ आगे। हाँ सही, आपने सही कहा आपने। मैं आपको ये कह रहा हूं कि इस जो मैन्यूमिशन का जो क्लेम है ना, वो उसी क्लेम का हिस्सा है। वो यहाँ पे हमने ये टॉपिक नहीं लिखा, बदल दिया कि आर्गुमेंट बदल दिया कि नहीं अल्लाह ने जी वो अल्लाह ने 5 नमाजें क्यों फर्ज की, ये नहीं बात की जा रही। बात की जा रही जो मैन्यूमिशन का जो पूरा जो बिगर आर्गुमेंट है वो ये है कि ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट है। उस कोड ऑफ कॉन्डक्ट में आपने क्या करना है, उसकी 5-6 स्टेप्स नीचे जाके गुलाम आता है, फिर गुलाम की मैन्यूमिशन है। ये पूरी चेन ऑफ थॉट है जिसकी पहली कड़ी ये है कि खुदा ने ये काम किया है क्योंकि उसने कोड ऑफ कॉन्डक्ट दिया। ये उसी सिलसिले में बात हो रही है, उसकी खुदा की ऑथरशिप या किसी और टॉपिक के ऊपर बात नहीं हो रही कि 6 नमाजें क्यों रखी, 8 क्यों, 5 क्यों रखी, 8 रख देता वगैरह। ये बात नहीं हो रही है और आपको ये समझ नहीं आ रही। अरस्तु के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप ये बात करते हैं, अरस्तु अगर ये बात करता है कि हमने ये किताब अरस्तु ने लिखी है, अच्छा जी मैंने मान लिया। अब आगे अरस्तु के नीचे आगे बात आती है जिससे हमें ये चीज पता चलती है कि ये इसमें जबान बदल गई है, इसमें डायलेक्ट बदल गया है, इसमें और चीजें बदल गई हैं। तो फिर क्योंकि हमारा मकसद ये था कि हमने अरस्तु की सोच को समझना है, तो जब हमें यहां पे एक सबूत मिल गया या एक इबाम खड़ा हो गया कि ये 4 बंदों की लिखाइयां हो सकती हैं जो कि 400 साल के ऊपर डिफरेंट डायलेक्ट्स यूज किए जा रहे हैं, तो फिर पहले के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा कि आगे भाई तो अगर इसका मकसद ये था, अगर इसका नहीं आप फोकस कर रहे हो कि ये रस्तू ने नहीं लिखी, उधर मकसद ही ये कि रस्तू ने लिखी है, इधर मकसद ये है कि खुदा ने मुकम्मल कोड ऑफ कॉन्डक्ट दिया है। इधर लिखाई के ऊपर बहस नहीं हो रही, अरस्तु के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है कि अरस्तु के लिखावट। तो जब जो सेंट्रल क्लेम है, नहीं उसी टॉपिक के अंदर आपको भी समझ नहीं आई क्योंकि आप फंसे हुए अपनी जिद के ऊपर। मैं आपको कह रहा हूं मैन्यूमिशन का जो रूट आर्ग्यूमेंट है, वो रूट आर्ग्यूमेंट ये है, भूल जाए अल्लाह ने लिखी है। मैन्यूमिशन की जब बात आती है तो इंसानी हकूक, कोड ऑफ कॉन्डक्ट, मोरालिटी की बात हो रही है। हम तब इसके ऊपर मोरालिटी के ऊपर ये सवाल रख सकते हैं कि अगर मकसूद ये था कि मोरालिटी हमने बतानी है, तो फिर मोरालिटी में आपने खुद आपके अपने मुंह से कि एक ऐसा वर्ड आया जिससे मुख्तलिफ मायने निकल आए, तो फिर हम ये सवाल रख सकते हैं कि ये कैसी मोरालिटी दी गई है मुहिम में। आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन से कर ले, लॉ का मकसद क्या होता है? इंसानी मुआशरे में अदल इंसाफ कायम करना। लॉज की लैंग्वेजेस यूज होती हैं, उनका मकसद ये होता है कि अदल इंसाफ कायम हो। अब एक लॉ ऐसा आ गया है जिसके ऊपर मुभिमता शुरू हो गई है, लोगों को समझ नहीं आ रही, उससे अदल इंसाफ के बजाय इंतशार फैल रहा है, तो आप फिर उसके उस प्राइमरी क्लेम को क्वेश्चन करेंगे कि क्या इस
कानून की किताब का मकसद अदल इंसाफ कायम करना है, इंतशार करना है? ये आपको समझ नहीं आ रही इस बात की। तो आगे चले जाए आप। आपको असल में मैं आगे जाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं इस डिबेट पे आपसे पढ़ूं। मैं आपको सिंपल सी जो बात बताना चाह रहा था वो मेरी लोगों यही आगे बात। समझ। असल में हमारा प्रॉब्लम ये है, मैंने जब ये बात की ना कि यार ये इसको जो है बाद में आके इसमें ये बहम पैदा हुआ, तो आपने फौरन आके कहा तो फिर अल्लाह को ये किताब लिखने की जरूरत क्या है? इसका मतलब ये हुआ नहीं, मैंने ये नहीं कहा। नहीं मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा ही नहीं यार, झूठ बोल देते हो ना फिर। यही तो आप लोगों को समझ नहीं आती आप। मैंने आपको कहा कि अल्लाह ने ऐसा क्यों कोड ऑफ कॉन्डक्ट दिया। मैं पूरा एग्जैक्ट वर्ड नहीं आपको बता रहा, लेकिन मैंने यही कहा था और ये मतलब है कि अल्लाह ने ऐसा कोड ऑफ कॉन्डक्ट क्यों दिया, जिससे, क्योंकि अल्लाह का क्लेम नहीं है ये, अल्लाह का क्लेम है तो कोड ऑफ कॉन्डक्ट दिया। तो कोड ऑफ कॉन्डक्ट ऐसा क्यों दिया जाए जिससे इंतशार फैल रहा हो, बजाय इसके कि अदल इंसाफ कायम हो रहा हो। कोई इंतशार नहीं फैल रहा, इंतशार नहीं, इससे कोई इंतशार नहीं फैल रहा। ह्यूमन राइट्स आपको लग रहा है, तो आपको नहीं, तो ह्यूमन राइट्स यानी गुलाम को मजा आता है गुलाम बनने का, क्या यानी गुलाम को मजा आता है। उस दौर का नॉर्म है ये, इस नहीं दौर का तो नॉर्म ये नहीं, है। लेकिन कुरान तो एक दौर का है ही नहीं, दौर का है ही नहीं। कुरान एक दौर का है नहीं, कुरान तो अजल तक है। तो फिर ये बताएं आईसिस और बोको हराम ने क्यों किया अभी कुछ साल पहले? देखें आप, ये देखा ना, अब आपने दूसरा मुआज खोल दिया। अभी एक चीज पे बात हो रही है, आपने फौरन दूसरा मुआज खोल दिया। इस तरह नहीं, क्योंकि आपने कहा है, आपने दावा किया है कि उस पॉइंट पर पॉइंट ही चल रहे हैं। आपने कहा नहीं, वो उसी से जुड़ा हुआ, वो वही पॉइंट है। हमने कोई क्या हाथी के ऊपर बात करनी शुरू कर दी है? उसी के ऊपर बात कर रहे हैं ना। आपने कहा ये अदल इंसाफ का सिस्टम है, अदल इंसाफ का सिस्टम है जो अजल तक कायम है। आपने कहा उस जमाने का नॉर्म था, आपका प्रेमिस ही गलत होगी, फिर आपका दावा गलत है। या तो उस जमाने के लिए था या फिर अजल तक था, दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा। आपको एग्जिट क्लॉज मिला हुआ है ना, मकातबत एक एग्जिट क्लॉज है, ठीक है, उसमें से आप निकल जाएं। मुझे बताएं जब ये एग्जिट क्लॉज मिल गया है तो ये सारे के सारे क्यों गुलाम बनने के लिए तैयार हो गए? नहीं, हमने इसके ऊपर इजमा ही नहीं है, इसके ऊपर इजमा ही नहीं है यार। इजमा कहां से आ गया? इजमा किस चीज नहीं है? इजमा मुताबिकत कहां से आ गई? ये फर्ज है ही नहीं। मैं कुरान पे, कुरान से नहीं साबित होता ये। अभी साबित करता हूं ना, अभी मैं कुरान पे हूं, अभी मैं आगे नहीं गया, मैं इजमा पे। यानी आपको समझ आ गई है, इमाम अबू हनीफा को नहीं आई? वाह यार, मेरी बात सुन लेना। ये अब तक वही बचगाना, वो मौलवियों वाले आर्गुमेंट्स मेरे आगे ना रखा। इमाम अबू हनीफा को नहीं आई समझ, इमाम अबू हनीफा को नहीं आई समझ, आपको आ गई। मेरी बात मकातबत एक एग्जिट क्लॉज है हमारे नजदीक, उसमें से जो भी निकलना चाहे निकल सकता है, आपके नजदीक रोटी निकल सकती है, वो है उसके अंदर लिखा हुआ है। आपके सर इसके ऊपर अब आगे आप चलेंगे तो मैं आपको हदीस भी दिखाऊंगा। जरा एक मिनट। नहीं सर, अगर एग्जिट क्लॉज होती तो कुरान में क्लियर कट होता लिखा हुआ कि तुम्हें मुताबिकत करनी पड़ेगी, फर्ज है। खोल लें उस आयत को, खोल लें एक बार। कौन सी आयत? खोलें, बताएं। नहीं, आई थिंक हम सेमेंटिक्स पे जा रहे हैं। एक मिनट, एग्जिट क्लॉज है, उसका फर्ज होने पे इख्तिलाफ है, ठीक है। एग्जिट क्लॉज होने में कोई मसला नहीं है, दैट्स फाइन। आगे चलें, मुकदमा रखें पूरा अपना जल्दी से। मुकदमा ये कि मुझे बात करने देंगे तो फिर मुकदमा होगा ना। वो असल में आप बीच में क्रॉस आप एक दो शुद्धनियां छोड़ देते हैं, आपको लगती है शुद्धनियां ना, वो आपको शुद्धनियां लग रही है, मुझे लगेंगी। सारी बात है, मेरा काम है, मैं अपना वर्ल्ड व्यू नहीं प्रोजेक्ट करना। तो ठीक, अब यार आपके पास अपना चैनल है, मेरे जाने के बाद मुझे गालियां निकालिएगा जो मर्जी। नहीं, हमने गालियां नहीं निकालनी, हमने आपके मुंह पे आपकी जो गलत बात है उसको कॉन्ट्राडिक्शन को पकड़ना। कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, मैंने आपसे कहा पकड़ लिया आपको भी मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है। आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है कि हम ये सवाल क्यों पूछ सकते हैं कि अगर अदल इंसाफ कुरान का मॉरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट देना है तो हम उसमें एक ऐसा वर्ड आ गया जिससे दो मायने निकल आते, इख्तिलाफ पैदा हो जाता है। तो इसका मतलब कोड ऑफ कॉन्डक्ट सही तरीके से नहीं दिया जा रहा। कुरान अफजल है, अल्लाह ताला की सोच अफजल है, उनकी कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती जिसमें कोई खराबी हो। ये तो खराबी है कि एक वर्ड है जिसके दो मतलब निकल रहे हैं तो इंतशार फैल रहा। हारिस एक और बात, हमें इबाम नहीं कि हमने 5 नमाजें पढ़नी है एज एन एग्जांपल, हमें इबाम नहीं कि हमने रोजे रखने, इबाम हर फिका में ये चीज है। हमें इबाम नहीं कि हमने ज़कात देनी है, हर फिका में ये। इधर क्यों है? इधर क्यों है? नहीं है, वो आपको लग रहा है, अबू हनीफा को नहीं लग रहा है। अच्छा चल, अब आप साबित करें, वो अभी बताता हूं मैं आपको। अच्छा, तो आपकी राय नहीं हो सकती। मुझे पहले अब ऊपर से अपनी चीजें क्लियर करने दें, मैं ऊपर से क्लियर करके आऊं ताकि क्योंकि मेरे मुसलमान भाई भी सुन रहे होंगे कि ना, मैं उनको बताना। आप अक्सर कहते हैं ना कि यार हम उनको बताना चाह रहे हैं, आपको नहीं बताना। मैं भी आपको नहीं समझाना चाह रहा, मैं उनको समझाना चाह रहा हूं। अगर आप मेरा वो कितना बड़ा हमारा दिल है, मेरे जाने के बाद आप जो मर्जी कहिएगा, मुझे कोई इतराज नहीं। सामने कहेंगे, मरा तो सामने है। अच्छा चलो आगे बयान करें। हाँ, इस्लाम ने ये जो आप नॉर्म, जिसको मैं नॉर्म कहता हूँ, ये गुलामी या इंस्टीट्यूट जो था वहाँ पर, ये उस वक्त का नॉर्म था। उसके अलावा कोई बेहतर हल नहीं था इन लोगों के लिए, क्योंकि उस वक्त ना कोई जेल थी, ना कोई और इस किस्म का मसला था कि कैदियों को लेके आए तो आप क्या करें।
इसलिए कैदियों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इसके ऊपर बेशुमार दलाइल हैं, वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं। मैं जनरल उसके ऊपर कमेंट करता हूँ। नहीं, ये भी आप गलत बात कर रहे हैं इसको, लेकिन आपको रिफ्यूट यार कर आप देखें ना, ये नहीं ठीक है, अगर आप आपने रोक यूं लें, करना है लेकिन ना, आपका दावा, आपको सिर्फ बताया कि आपका आप दावा मुझे लाजमन रिफ्यूट करें, लेकिन मेरे जाने के बाद कर दीजिए। नहीं, जाने के बाद नहीं, नहीं, अभी आप चलें, कंप्लीट कर मैं लें, दोबारा आ complete जाऊंगा। कर लें, आप बात complete भूल जाएगी फिर। नहीं, एक सेकंड, ये हमें कहते हैं ना, एक सेकंड, आप जो कहते हैं ना हमें कि हम जी कहीं और से कहीं और बात ले जाते हैं, आपने रखना था मैन्यूमिशन का मुकदमा, और अब मैं आप वही अपने रख रहा हूं और बाकी के नहीं तो बीच में ये उछले ना दे के फिर हमें फिर इसका जवाब देना पड़ेगा कि जी उस जमाने में जेलें नहीं थी इसलिए हमने नहीं किया। अब इसका जवाब क्यों ना दें? अब आपका क्या प्रोपेगेंडा चैनल हमने यहाँ पे खोला हुआ? आप अपना मैन्यूमिशन का आर्गुमेंट दें जो सेंट्रल आर्गुमेंट है। आप चले जाते हैं फिर उसके ऊपर कि आप डिबेट के असूल बताने लग जाते हैं, फिर रेफ्यूट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे आए हैं बताने का मैन्यूमिशन फर्ज है। अगर किसी ने एग्जिट क्लॉज, आपने एग्जिट क्लॉज साबित करनी है। अब आपने कोई ये बात नहीं करनी कि वहां पे गुलामी क्यों होती थी, क्यों नहीं होती थी, क्या इसके फायदे थे, क्या नुकसान थे, क्या लिमिटेशन, ये नहीं आपने कहना। आपने हमें ये बताना है कि एग्जिट क्लॉज क्यों थी, और ये मैं अब आपको कह रहा हूं। और आपने जो बात इसके जवाब दिया कि हो जी अब ये चलो, अब फिर नहीं तो जवाब इसका देना पड़ेगा, 5 मिनट लग जाएंगे। आप सुन लें, इधर उधर नहीं जाना। मैं ये कह भाई, मैं बताने लगा आपको, मुकातबत इससे पहले कहीं मौजूद नहीं थी, कोई सबूत नहीं है। यूनान में भी कुछ होती है, मेरी बात आप बाद में बताते रहिएगा। यूनान में भी कोई सबूत नहीं है, अगर है तो ले आइएगा। अशोका के दौर में भी मैंने आपको बता चुका हूँ कि वहां पर कोई इस किस्म का कोई सबूत नहीं था। इमेंसिपेशन, मैं बताता हूँ ना, वो भी पॉलिटिकल रीजन है, उसके भी बता दूं। इमेंसिपेशन असल में जो हमारे इस्लाम की और दूसरों में ये फर्क है कि इसके अंदर नंबर 1 गुलाम की तरफ से कॉल जाएगी, मुकातबत चाहिए, जो उसका मास्टर है उसके ऊपर ये उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो उसको देखे, अगर उसमें खैर पाए तो उसको वो करे, नहीं तो अगर उसको ये लगता है कि नहीं भी इस वक्त इसमें कोई प्रॉब्लम है, या वो बच्चा है, या उसका अभी उस तरीके से ये नहीं कर सकता, तो वो उसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर सकता है, लेकिन खत्म नहीं कर सकता। यानी फर्ज इस बात के ऊपर, जो आपस में इख्तलाफ हो इस बात के ऊपर नहीं है कि ये जनाब ये होएगी नहीं। इख्तलाफ इस बात के ऊपर है कि वो मालिक की स्वाबदीद के ऊपर छोड़ा है कि आपने उसको बाद में देखना है। हज़रत उमर फारूक के दौर में सही बुखारी की हदीस है कि जब 2 बार उन्होंने मुकातबत की, तो उसने आके बताया कि मैं ऐसा मुकातबत करना चाह रहा हूँ, तो वो नहीं कर रहे, तो वो हज़रत उमर फारूक बाकायदा उसके पास गए, उसको कहा कि तुम क्यों नहीं कर रही है, तो वाजिब है कि हर सूरत में करनी है। ये भी हदीस उसके अंदर मुझे नहीं करना है, इस वक्त चूंकि हदीस में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ मैंने अपने केस को प्रेजेंट किया। अच्छा, अब मसला ये है कि मुकातबत वो एग्जिट क्लॉज था जो इस्लाम ने गुलामी के दायरे को ग्रेजुअली खत्म करने के लिए दिया। बाज़ लोग इससे इस्तेमाल करते थे, बाज़ लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते। उसकी वजह क्या थी? साबित करें। आज़ाद होने के बाद, जी सुने ना, आज़ाद होने के बाद लाजमी नहीं है कि आपको वो वाली जो सहूलियात है जो उस वक्त आप उसमें मौजूद है, क्योंकि आप खाना खा रहे हैं, आपको रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है, मालिक की तरफ से आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। ये प्रोटेक्शन लाजमी नहीं है कि उसकी गुलामी से निकलने के बाद भी उसको मौजूद रहे। इसलिए बाज़ लोग चूज करते थे कि वो मुकातबत करें और बाज़ नहीं करते थे, लेकिन ये एग्जिट क्लॉज उसके अंदर मौजूद है। इसका मतलब यह है कि गुलामी के अंदर जो मेन मसला था वो ये था कि प्रॉपर्टी राइट जो है, वो जब आप किसी गुलाम को खरीदते हैं तो वो क़यामत तक रहते थे, जबकि इसके अंदर ये एग्जिट क्लॉज देने का मकसद ये है कि इस मसले को, इस खास मसले को खत्म कर दिया गया। अब गुलामी के दायरे को आखिरी बात, अब गुलामी के दायरे को खत्म करने की जरूरत ही नहीं। इसका मतलब यह है कि जो चाहेगा वो छल्ली से छल के निकल जाएगा, जो यहाँ पर रहना चाहेगा वो रहेगा। आ गया हाँ, बस आ गया। ये मैंने छोटा सा आपस में गुफ्तगू नहीं बैठे रहे, चले आप चले जाएं, कोई बात नहीं, आप चले जाएं, ठीक है, मर्जी आप। नहीं इनको रख लें। नहीं इन्होंने फिर चले, मर्जी आपकी। इन्होंने खप डालनी है, आप निकाल दो, डालनी है आपने, खप आपने डाल दी। पहली बात ये आराम से सुन सकते हैं सारी बातों के जवाब, क्योंकि बातें आपकी सारी आ गई हैं, तो फिर आप सुन सकता हूं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुझे उसके बाद दोबारा मौका दीजिएगा, मैं आगे आपके जो पॉइंट्स उनको काउंटर करूंगा, ठीक है ना? ये मुझे मौका दीजिएगा बात, ठीक है? हाँ, पहली बात तो ये है कि इन्होंने ये साबित एग्जिट क्लॉज की जो इन्होंने बात की है कि एग्जिट क्लॉज जो मैंने आपको बताया वो एग्जिट क्लॉज हर मुआशरे में रही है। ये मैंने आपको कम से कम रोमन एम्पायर में रही है, मैंने रोमन एम्पायर की बात आपके सामने रख दी है। ये छोटी सी, और ये जो भी रोमन हिस्ट्री को जिसने एक किताब भी पढ़ी है ना, इसके ऊपर रोमन हिस्टोरियंस का इजमा है, इसके ऊपर कोई गुंजाइश, इसके ऊपर कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि लोग वहां पे रोम में लोग अपना मुतालबा करते थे आजाद होने का। ठीक है, वो उसके ऊपर फर्ज नहीं था, मैं ये नहीं कह रहा उसके ऊपर फर्ज था मालिक के ऊपर, लेकिन मालिक उनको ये कह सकता था कि आप अपने पैसे दे दें और जितने मैंने किए हैं उसको रिहा कर दें। और इस तरह बहुत सारे लोग हमेशा से, ये इंसानी सिफ्त का है, ये कॉमन सेंस के खिलाफ नहीं बात जाती, कि जिन लोगों को पसंद है वो अपने लोगों को रिहा भी करते होते थे, गुलामों को आजाद भी करते थे, गुलामों के मुजस्मे भी बनाए हैं लोगों ने, गुलामों से बड़ा बड़ा प्यार भी लोगों ने किया अपने गुलामों से।
तो ये जो ड्रामेबाजी है ना, ये एग्जिट क्लॉज की जो बात इन्होंने की है, ये तो बिल्कुल ही ना, ये कोई यूनिक चीज नहीं है, सिंपल सी हाँ, बात है। इनका पहला दावा गलत साबित, इन्होंने इनका सबसे पहला दावा ये था कि इस्लाम से पहले मुताबिकत दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये दावा इनका गलत साबित हो गया। बस आगे चले। 100% गलत, इसके ऊपर तो कोई हाँ, शक की बात नहीं है। बिल्कुल। दूसरा इनका क्या दावा था जी? दूसरा इनका दावा था जी कि हमने हाँ, कि एक एग्जिट क्लॉज रखी गई जो फर्ज कर दी गई, पहले नहीं थी। पॉइंट ये है कि एग्जिट क्लॉज, इसके ऊपर तो इजमा ही नहीं है। इन्होंने जो फर्ज का यूज किया है ना, ये फर्ज है ही नहीं, और इसके ऊपर है ये ही नहीं। अपना खुद ये मान गए हैं कि इसके अंदर मुख्तलिफ व्यू है। तो जब व्यू मुख्तलिफ होगा, दैट मीन्स ये इसकी नस जो है ना वो कतई नहीं है, वो है जजमेंट बेस्ड। तो जजमेंट हाँ, बेस्ड जब चीज होगी तो फिर आपकी मर्जी है, अगर आप बोको हराम बनना चाहते हैं या अगर आप एक शरीफ मुसलमान। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये तो है ही नहीं। नमाजें जिस तरह डाली ने कहा, 5 नमाजें फर्ज हैं, रोजे नहीं, फर्ज हैं, नमाजों से ज्यादा और चीजें, हदूद के जो कानून है, हदूद के कानून अच्छा, सीधे सीधे हैं। वो बता दिया है कि तुम्हारे लिए किसास में जिंदगी है और किसास किसका क्या है, जानी को जो है कोड़े हैं, ये वो फलानी चीजें। तो ये जो इन्होंने जो इनका डिसएग्रीमेंट होना ही इस व्यू पर कि ये फर्ज है या नहीं है, यही इस बात की दलील है कि ये नसे कती में नहीं आता, इन द सेंस कि इसके ऊपर उलमा की मुख्तलिफ अंडरस्टैंडिंग है, और बड़े बड़े उलमा, ये कोई ये नहीं कि हाँ, उसकी वजह है ना, उसकी वजह है क्योंकि वाज़न्ट अल्लाह ताला, फिर वही बात आ गई। अल्लाह ताला जब एक कंप्लीट कोड ऑफ कंडक्ट दे रहे थे, तब उनके ज़हन में नहीं था कि यार ये भी एक थोड़ी गंदी हरकत है, लौंडिया बनाना, गुलाम बनाना, मैं जरा इसको भी कह दूं। कोई इसमें मुश्किल नहीं थी। ऐ ईमान वालों, गुलामों को आजाद कर दो। ऐ ईमान वालों, इस तरह की एक आयत से सारा आर्गुमेंट खत्म हो जाना था। हारिस वो किस तरह करते, क्योंकि गुलामों को कैप्चर करना वाज द इंसेंटिव फॉर वॉर। बेनिफिशियरी थी ना, वो हाँ, बेनिफिशियरी इस थी पॉइंट ना, पे आएंगे, इस पॉइंट पे आएंगे। हाँ, हाँ। अभी एक मैं भी ये बात ऐड कर दूं। नहीं, हारिस साहब बोले, अगर आप आए में कोई बात तो बोले। नहीं, मैंने यही कहना था कि वो उसके बेनिफिशियरी थे, और ये वही बात है कि उसका उन्हें फायदा हो रहा था, तो इसलिए उन्होंने उसको आउटलॉ नहीं किया। और ये आर्गुमेंट आ जाता है कि इंसानियत ने उनसे ज्यादा अच्छे, अल्लाह ताला से बेहतर कोड ऑफ कंडक्ट दे दिया, फिर उससे भागने के लिए कहते हैं, ये भागने का चोर दरवाजा रखा है, क्या हार्मोन्यूटिक्स ट्रेजेक्टरी कि जी आहिस्ता आहिस्ता। वो ये मजे की बात है, क्रिश्चियंस भी ये आर्गुमेंट यूज करते हैं, इन्होंने वो भी क्रिश्चियंस से उठाया हुआ कि चूंकि टर्न द अदर चीक, लव दाई नेबर वाली फिलॉसफी दी है, तो इसलिए उसका एंड रिजल्ट यही निकलना था कि जो गुलामी है एक दिन उससे खत्म हो जाना था। जो ये कहते हैं ना, वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज बिल्ट ऑन जुडेओ क्रिश्चियन वैल्यूज, हो भाई उसी तरह का ये इनका। हालांकि 1400 साल 2000 साल लगे मगरिब को आते हुए, सेकुलर फोर्सेस को काबू आते हुए, सेकुलर फोर्सेस ने आके इनको खत्म किया ना, इन चीजों को। तो ये इस चीज की दलील है कि ये इनका कोई सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं था, बिकॉज इट वाज़न्ट इवन अ प्रॉब्लम। वो तो कोई आपको ये भी मिल जाएगा पुराना कोल, मुझे ज़हन में नहीं है, बड़ा आई वुडंट बी सरप्राइज कोई होगा ऐसे बड़े जो पुराने कबल मसीह के लोग होंगे जिन्होंने कहा होगा यार कुत्ते को पत्थर ना मारो। वाह जी वाह, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट। ये तो ह्यूमन की सोच के मुताबिक हमें इस बात का पता है कि इसमें अगर किसी ने कह दिया कि गुलाम के साथ अच्छा सलूक करो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मेरा ख्याल हेड्रियन था ये, मुझे वो याद करना पड़ेगा, बहरहाल एक रोमन एम्परर था, हेड्रियन था, उसके सामने उसके एक और रईस आदमी ने अपने गुलाम वो ला रहा था, उससे बर्तन गिर गया, तो उसने उसकी खूब पिटाई की। तो एम्परर जो था वहां से गुस्से में चला गया, और एम्परर ने उसको कहा कि यही काम ना तुम्हारे साथ भी हो सकता है। तो वो डरा रहा बंदा, वो सेनेटर जो था, कि यार कहीं मुझे आके ना पिटाई कर दे। तो मेरा ख्याल हेड्रियन था शायद, या मुझे सही याद नहीं है, या वेस्पेशियन था। उसने इतना ऑफेंड हो गया वो, हालांकि वो खुद भी गुलामों को मारते पीटते होंगे, लेकिन उस इन दैट मोमेंट उसकी इंसानियत जाग गई। उसने कहा इतनी सी बात के ऊपर तुमने इसको इतना कुत्ते की तरह धो दिया, एक गुलाम को। तो ये जो रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस जो है, ये हमेशा से रहे हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। बात तब थी कोड ऑफ कंडक्ट अल्लाह ताला ने दिया, परफेक्ट। एक तरफ कह रहा है फॉर ऑल इटर्निटी, फिर कह रहा है उस जमाने में ऐसे होता था। तो भाई उस जमाने का तो है ही नहीं काम, ये कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें आपस में जी। और मैं एक इनको अकली दलील देता हूं। अगर आप ये मैनुमिशन को, लेट से कि मैं आपकी बात मान भी जाता हूं कि ये एग्जिट क्लॉज दिया गया, ये एग्जिट क्लॉज है, मैं आपकी बात मान गया फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, लेकिन जब आप इससे इस्तदलाल ये करेंगे कि ये तरीका था गुलामी खत्म करने का, तो ये टोटली झूठ बात है। मैं अभी आपको साबित करूंगा। जब आप, अगर लेट से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैंने दुनिया से शादी का इदारा खत्म करना है, शादी के इदारे के अंदर एग्जिट क्लॉज है तलाक,
तो मैं तलाक की इजाजत देकर ये कहूं कि जी मैंने शादी का इंस्टीट्यूशन खत्म कर दिया, तो क्या ये बात अकली तौर पे एक्सेप्टेबल है? बिल्कुल नहीं। अगर मैंने शादी को खत्म करना एज एन इंस्टीट्यूशन, तो मैं कहूंगा कि भाई आज से शादी बैन। मैं ये नहीं कहूंगा कि जनाब मैंने इसमें एग्जिट क्लॉज रख दिया है, देयरफॉर बतदरीज जो है 200 साल बाद 300 साल बाद शादी का इंस्टीट्यूशन खत्म हो जाएगा। एग्जिट क्लॉज चीज को खत्म नहीं करना। आपने अगर खत्म करना है तो आपको उसकी बेस पे, आपको उसकी नस को मारना है कि जहां से वो शुरू हो रही है, जहां से वो इनिशिएट हो रही है। जब तक आप वो खत्म, जब तक आप इनकमिंग खत्म नहीं करेंगे, आप उसकी 100 तरह की आउटगोइंग रख लें, आपका वो मामला जो है वो खत्म नहीं होगा। जी हारिस। और सेविंग और जो सफरिंग की जब बात होती है, जब इंसानों की सफरिंग की बात होती है, तो ये आर्गुमेंट अप्लाई नहीं करता, क्योंकि अगर क्या क्या कोई हदीस है कि 200 साल बाद, 500 साल बाद, 1000 साल बाद अल्लाह मियाँ का जबरदस्त प्लान जो है वो कामयाब हो जाएगा, और उसके अंदर जितने लोग पैदा हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल मेडिकल साइंस शुरू हुई, मेडिकल साइंस की वजह से क्या हुआ जी, एक वक्त आया कि हमारे पास पेनिसिलिन आ गई, हमारे पास एंटीबायोटिक्स वगैरह आ गए। 200-300 साल मॉडर्न साइंस को लगे। अगर 20वीं सदी के शुरू में जाए मॉडर्न साइंस को, अगर हम 17वीं सदी के 200-300 साल लगे। उसके अंदर जितने लोग, ये तो हमें पता दुनियावी तौर पे तो इट मेक सेंस, दुनियावी वर्ल्ड व्यू से तो मेक सेंस करती है कि हाँ भी चीजों का ऐसा होने में टाइम बदलता है। लेकिन जो उसमें मर गए एंटीबायोटिक्स के ना होने की वजह से, उनको तो कोई उसका फायदा ना हुआ। इस दुनियावी कॉन्सेप्ट को कि साइंस वक्त के साथ बेहतर होगी, उनको उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन जो अल्लाह ताला ने एक ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट दिया जो कि बड़ा जबरदस्त है सबके लिए, तो बीच में जो लोग गुलाम पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, गुलाम पैदा हो रहे हैं, लोंडियां बनाई जा रही, उनको तो इससे कोई नहीं फर्क पड़ता कि आज से 1000 साल बाद, 1800 साल बाद, 1400 साल बाद आके अब्राहम लिंकन खत्म कर देगा। ये लॉजिक ही नहीं बनती। सफरिंग का कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल एग्जैक्टली। ये इन्होंने चोर दरवाजा रखा हुआ, बाकी एक दो और इन्होंने और कौन सा पॉइंट रखा था इन्होंने हदीस से साबित ही नहीं किया, इन्होंने रैंडमली पॉइंट उठा लिया। हाँ, वो हमने साबित कर दिया कि इस पे कोई इजमा ही नहीं, अगर इस चीज पे इजमा नहीं है तो उसको माना नहीं जा सकता। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।